नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। और वहीं इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी बादली से। तो इस वक्त की बड़ी खबर बादली से केएमपी एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत हुई है और वही घायलों को अस्पताल में रेफर भी किया गया है। तो घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं बादली से। केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं बादली से। आपको बता दें कि केएमपी एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से कार के पर खच्चे उड़ गए हैं। तो 4 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि गंभीर रूप से जो घायल हुए लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं बादली से। केएमपी एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको यह भी बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे किस वजह से बड़ा हादसा हुआ? जी बिल्कुल, आज सुबह जब कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जो गाड़ी गुजर रही थी, जो हादसे का प्रमुख कारण बना हुआ नेशनल जो हादसे जो प्रमुख कारण बना केएमपी ऊपर एक गलत तरीके से खड़ा पिकअप गाड़ी बनी है। पिकअप गाड़ी जब हाईवे के ऊपर खड़ी तो पीछे से क्रेटा गाड़ी उसकी टक्कर हुई है और टक्कर लगने से क्रेटा गाड़ी में सवार जो माता वैष्णो देवी दर्शन करके लौट रहे थे जो श्रद्धालु थे, उनमें 4 लोगों की मौत हो गई। जो मौत तो हुई है जो उनमें 3 रेवाड़ी जिले के रहने वाले थे, जबकि एक महिला की जो मौत हुई वो राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, जो परिवार है वो जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी दर्शन करके वापिस लौट रहा था और इसमें जो मौत हुई है वह पति पत्नी सहित एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। हालांकि 2 बच्चे भी घायल हैं, लेकिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया जरूर उठ गया, लेकिन वो भी अभी उपचाराधीन अस्पताल में उपचाराधीन बताई गई है। पुलिस ने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है मनोज? जी बिल्कुल, पुलिस ने फिलहाल जो एफआईआर दर्ज की है। जो मृतक है उनके भाई की शिकायत पर जो पिकअप गाड़ी के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि पिकअप गाड़ी का चालक मौके से भाग गया। गाड़ी वहीं पर गाड़ी पुलिस ने कब्जे में ले ली है, लेकिन जो गाड़ी चालक है उसका अभी कोई जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो सकी है। क्योंकि गाड़ी को देख के इस तरीके से लग रहा है कि परखच्चे उड़ गए गाड़ी का। हादसा कितना भयंकर हुआ होगा ये? जी बिल्कुल, अगर हादसे की बात करें, हादसा इतना भयंकर था कि वहाँ जो आसपास का क्षेत्र था वहाँ खून के जो धब्बे या छींटे वो दूर दूर तक थे और गाड़ी में जो बच्चों के खिलौने थे, माता वैष्णो देवी का प्रसाद था वो इधर बिखरा हुआ था। राहगीरों और अन्य लोगों की मदद से जब घायलों को बाहर निकाला गया तो क्रेन की भी मदद ली गई। क्रेन की मदद से गाड़ी को उखाड़ कर गाड़ी को पार कर जो घायलों को बाहर निकाला गया। और मैं बता दूं, जो इसके जो घटना स्थल है वहाँ करीब 3 या 4 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया था, क्योंकि जो रास्ता का पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे चंडीगढ़ से बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ पहुंच गए। बिना मीडिया से बात किए हुए एयरपोर्ट से निकले हैं हुड्डा। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अपने आवास के लिए रवाना हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल यानी कि 10 जून को राज्यसभा के चुनाव होंगे और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिना मीडिया से बात किए हुए एयरपोर्ट से निकले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अपने आवास के लिए रवाना हुए हैं। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये क्यास लगाए जा रहे थे
कि हो सकता है कि कांग्रेस के विधायक भी आज ही चंडीगढ़ पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बिना मीडिया से बात किए हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकल चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी चंडीगढ़ पहुंचे। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक रायपुर से रवाना हो चुके हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, बाकी के विधायक? बिल्कुल अनु, अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तमाम जो विधायक थे उनके साथ रायपुर में ठहरे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद वो अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचेंगे। और बाकी के विधायकों की अगर बात की जाए तो तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली जो है वो वहां पहुंचेंगे। रात्रि ठहराव जो है दिल्ली तमाम विधायकों का रहेगा। राजस्थान भवन जो है वो बताया जा रहा है कि तमाम विधायक राजस्थान भवन में रुकेंगे और सुबह वॉल्वो बस से जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़े हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और बिना मीडिया से बात किए हुए एयरपोर्ट से अपने आवास के लिए निकल चुके हैं। करनाल में केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही विभिन्न योजनाओं के बारे में लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जितना वो गरीब लोगों और किसानों के लिए सोचते हैं उतना कोई नहीं सोचता। पंजाब में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई थी वह उससे भटक गई है। मेरे दोनों नी खराब थे घुटने और मैंने दोनों घुटने अपने बदलवाए हैं और आयुष्मान कार्ड के थ्रू बदलवाए। पहले दिन से मोदी जी की यही संकल्पना है कि किसानों का जो इनकम है तो दुगना होना चाहिए। उसके लिए जो सारी चीज़ें करनी है वो करने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है। अलग अलग प्रतिक्रिया तो आ ही सकती है, जैसे अभी हमारे किसान भाई ने कहा किसान सम्मान योजना के बारे में कि वो उसको पहले ब्याज से पैसा लेना पड़ता था, अभी 3 महीने में उसके 4 महीने में उसके खाते में 2,000 रुपये आ रहे हैं, साल का 6,000 रुपये आ रहा है। लेकिन कुछ नेता ने उसका भी मजाक उड़ाया था कि 17 रुपया दिन का आ रहा है। जो लोग 7 पैसा नहीं दे पाया वो 17 रुपये के बारे में बोल रहे हैं। खेलो इंडिया का आयोजन अपने छठे दिन में पहुंच चुका है। गुरुवार के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंचकुला पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सीएम ने मौके पर मलखंब के खिलाड़ियों की प्रतिभा देखी और उन्हें सराहा। कि यहाँ जो कुछ हमने खिलाड़ियों का उत्साह देखा है और जिस प्रकार से हर खेल में बढ़ चढ़ करके रुचि ले रहे हैं, रुचि से भाग ले रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा आयोजन ये जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। हमने इससे पहले के भी जो 3 कार्यक्रम हुए खेलो इंडिया के, उनके साथ भी जो प्रबंधक ऐसे हैं जो सब जगह जाते रहे हैं, उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि हरियाणा का जो ये खेल है बहुत अच्छे वातावरण में हो रहा है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। केवल थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होने के कारण से दिन के समय खेल नहीं हो पाते हैं, सुबह और शाम को होते हैं। इस समय जो वातावरण एक अच्छा बना है खेलों का, और अच्छी बात यह है कि हरियाणा की टीम, हरियाणा के जो सब खिलाड़ी मेडल टैली में अपना पहला स्थान बनाए हुए हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और हरियाणा लगातार कंपटीशन में है और मैं आशा करता हूं कि जब सब 1500 जो मेडल हैं सबकी जब घोषणा होगी तो हरियाणा नंबर 1 पर रहेगा। हमारी आशा तो यही है कि मेज़बानी भी हमारी है और चैंपियन भी हरियाणा बनेगा। लेकिन मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि उनके लिए यही कहूँगा कि दे शुड गिव देयर बेस्ट। पहली बार 5 पारंपरिक खेल जो हैं वो इसमें जोड़े गए हैं और उसमें चूंकि हर स्टेट के साथ कोई ना कोई खेल जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है कि उन प्रदेशों के खिलाड़ियों को बहुत उत्साह मिलता है। जैसे मैं मलखंब के अभी खेल को मैं देख रहा था, हम लोग अभी देखा हमने, तो महाराष्ट्र के जो खिलाड़ी हैं उसमें बहुत टॉप पर हैं क्योंकि वहाँ का एक परंपरागत खेल है मलखंब।
हालांकि हमारे हरियाणा में भी शुरू तो हमने किया है, लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने अपना परफॉर्म किया है बहुत ही अच्छा किया है। इसी प्रकार गतका है, वो भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उसको अच्छा खेल रहे हैं। सभी परंपरागत खेलों को जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ये उत्साहवर्धन होगा और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज इस तरह की परिस्थिति बनी है कि भारत खेलों में इंटरनेशनल लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस में बहुत सुधार भी हुआ है, भारत बहुत आगे भी बढ़ा है। हरियाणा ने निश्चित रूप से इस विषय में आदर्श स्थापित किया है और देश के अन्य प्रांत भी यदि हरियाणा की तर्ज पर अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसीज को भी बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाए और खिलाड़ियों को राइट एज पर चिन्हित करके इंसेंटिवाइज करने का यदि काम करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि भारत में इतनी क्षमता है, भारत जो युवाओं के देश के रूप में दुनिया में जाना जा सकता है, वो खेल की जो है इंटरनेशनल लेवल की सारी प्रतिस्पर्धाओं में टॉप मेडलिस्ट कंट्रीज में से एक हो सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आज छठे दिन हरियाणा का पदक तालिका में दबदबा जारी। मेजबान स्टेट हरियाणा 30 गोल्ड मेडल और कुल 87 मेडल के साथ नंबर 1 पर मेडल टैली में बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र हरियाणा को चुनौती देता नजर आ रहा है और 28 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र लगातार 2 बार का चैंपियन रहा है खेलो इंडिया गेम्स का और ऐसे में महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच जो एक अलग से मुकाबला इन खेलों के दौरान चल रहा है पदक तालिका का, वो भी बेहद रोमांचक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद खिलाड़ियों के बीच ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके अंदर जोश भरा, उनका उत्साहवर्धन किया, उनका हौसला बढ़ाया। इसके साथ उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित भी किया। उनके साथ ही मौजूद थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री सरदार संदीप सिंह। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा द्वारा किए गए इस आयोजन को लेकर भरपूर सराहना खट्टर सरकार की और इसके अलावा खेल विभाग की भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन जो कि राष्ट्रीय स्तर के खेलों का किया गया है, लेकिन ये आयोजन अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों को भी आयोजन करने का मादा रखता है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को खूब बढ़ावा मिल रहा है, खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसे में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सफल हो पाया है। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ उमंग शरान। वहीं सिरसा वासियों को बड़ी सौगात मिली है। सिरसा से भटिंडा के बीच नई रेलगाड़ी का संचालन शुरू किया गया। सांसद सुनीता दुग्गल ने नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर इसे लोगों को समर्पित किया। इसके साथ ही सांसद ने 15 दिवसीय योग शिविर में भी हिस्सा लिया और लोगों से भी योग को अपनाने की अपील की। सांसद ने इस मौके पर प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। सिरसा से भटिंडा के लिए ट्रेन चल रही है और जो इससे पहले बहुत लोगों की डिमांड थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी और आप ये देखिए कि उसके बाद फिर वो वहां से अनूपगढ़ तक जाएगी। एक कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त जो है पंजाब की, राजस्थान की और हमारे हरियाणा के सिरसा की बन रही है। लोगों के अंदर खासकर जो ये ट्रांसपोर्ट है ये आम आदमी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है एक जम्मू तवी की आप के बारे में बात करें तो कितने दिनों से हमारे डबवाली के लोगों की डिमांड थी, उससे आप हरमिंदर साहब और व्यास जी जो हैं और इन सब के दर्शन, माता वैष्णो देवी, हर जगह पर जो है वो आराम से हमारे श्रद्धालु जा सकते हैं। ये निर्णय संगठन लेता है, ये निर्णय हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो लेता है। इसमें मैं पर्सनली अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकती हूँ। जो कुछ उन्होंने निर्णय लिया, पहले नहीं करने का निर्णय लिया तो वो उन्होंने सब तरह के समीकरण को देख के लिया होगा और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया कि हम जो है वो समझौते के साथ इसमें चुनाव लड़ेंगे। तो वो भी मुझे लगता है कि संगठन ने सारे समीकरणों को देखकर उसके बाद निर्णय लिया है। कैसा रहेगा भाजपा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा और यहाँ पर सभी जो चेयरमैन हैं आप देखना सब पदों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो आसीन है। स्मालखा नगर पालिका में टूटी हुई सड़कें, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, इन मुद्दों को लेकर तमाम स्मालखा नगर पालिका के अंतर्गत 17 वार्डों के मतदाता 19 जून को वोट डालेंगे। देखिए लोगों की समस्याएं क्या है और प्रत्याशियों से लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं। इस समय हम समालका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका समालका के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर पालिका के अंतर्गत 17 वार्ड हैं जिनमें अगर वोटों की संख्या की बात की जाए तो 31,227 वोट हैं, जिसके अंतर्गत 16,513 पुरुष हैं और 14,711 महिलाएं हैं और 3 ट्रांसजेंडर हैं। और एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है चुनाव जो है लगातार अपना चेयरमैन बनाने के लिए लोग बाग
डायरेक्ट वोट देंगे जिससे वो चेयरमैन बना सकें, क्योंकि पार्षदों द्वारा खरीद फरोख्त के भी इल्जाम लगते रहे हैं। अब हम उन चुनाव उम्मीदवारों की बात करेंगे जो इस समय मैदान में मौजूद हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से अशोक कुच्छल, अगर जेजेपी की बात करें तो वहां से अशोक गुप्ता खड़े हैं, और निर्दलीय की बात की जाए तो बेनीवाल जो हैं वो मैदान में हैं, जिनको कांग्रेस का समर्थन हासिल है। सबसे बड़ी बात है, देखिए 19 तारीख को जो है मतदान होना है और 22 तारीख को उनकी गिनती होगी और 22 तारीख को यह पता लगेगा कि यहाँ के चेयरमैन कौन बनाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ के मुद्दों की बात की जाए, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, या आवारा पशु हो, या अतिक्रमण हो, उसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अब देखना यह है कि समालका की जनता किसको स्वीकार करती है, कैसे वोट देती है और किसको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उस पर सेहरा बांधती है। आने वाली 22 तारीख को पता लगेगा कि यहाँ का सिरमौर कौन होगा। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, समालका। जी वोट तो सारे मांगना है, इतना वोट चाहिए, इतना पैरा में भी पड़ा है, अगर पैर में पढ़ कर लौट जाए और जब बन जाए, जब अपने घर कोई जाकड़ भी नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। समस्या हमारी तरफ सारी है, स्टेशन तपली साइड में पुल चाहिए, पुल नहीं बन रहा, आन जान में दिक्कत हो रही है, और फिर भाई वहाँ गली भी कति बेकार है, आन जान में भाई रोड पाटा पड़ा कर। किस तरह बताओ भाई, मोल का के पता पट्टा है किस टाइम के किस करवट बैठेगा, अब कुछ नहीं सोचा हमने। जो तमाम मुद्दे हैं, जिस तरीके से मुद्दे सामने, चाहे वो रोड का मुद्दा हो, चाहे हमारा पशुओं का मुद्दा हो। भाई रोड का तो रहे जाए वो खोद रखा, 24 तारीख ने खुद रहा, इतनी मिट्टी खुआ दी, बीमार हो गए, दुकाना में काम धंधे ठप हो गए। अभी कोई मॉल बना हुआ नहीं है, कई दिन बाकी है, जैसे मॉल बनेगा वैसे ही वोट दी जाएगी। क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से वोट दें? अभी 10 दिन बाकी है, कोई सोच नहीं है, ना किसी का नाम है। हाँ, समालका के अंदर शुद्ध लेने वाला नहीं है, जैसे कोई बिना मालिक वाला होता ना जानवर जंगल का, वैसे समालका की प्रजा है। व्यापारी यहाँ सुरक्षित नहीं है, किसी तरह का विकास की कोई संभावना नहीं, न कोई, सारे आश्वासन देके चले जाते हैं। जब जीत के आते हैं जब हमें, और जब पुराने हो जाते वही के ढाल के 3 पाते। रतिया में 19 जून को शहरी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। नगर पालिका प्रधान पद और 14 वार्डों के पार्षद पदों के चुनाव भी होने जा रहे हैं, जबकि शहर के 4 वार्डों में उनके पार्षद पद सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं। आपको बता दें कि 17 वार्डों में मतदान के लिए 30 बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर रतिया के एसडीएम ने कहा कि बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही बताया कि चुनाव शांतिपूर्वक करवाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता रहेगा। जो कैंडिडेट फाइनल हो गए, अब उनके इलेक्शन की तैयारी के लिए हमने बूथों का निरीक्षण किया है। हमारे रतिया के अंदर टोटल 30 बूथ हैं और 17 वार्ड हैं, तो जिसमें जो बूथ बनाए गए हैं उनकी जो मिनिमम कंडीशन है कि हर रूम में 2 गेट होने चाहिए और जो है वहाँ पर पीने के पानी की सुविधा हो, तो ये सब चीज़ें हमने चेक की हैं। लगभग आज 20 के करीब बूथ चेक किए मैंने। निकाय चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से अब की बार सख्त रुख इख्तियार किया जा रहा है, जिसे लेकर सोहना में चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर ने चेयरपर्सन और नगर पार्षद के उम्मीदवारों के साथ बैठक की और आयोग की तरफ से चुनावी राशि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चुनाव के दौरान खर्च किए जाने वाले खर्चे को टीम समय समय पर चेक करेगी। उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्चे को 10 जून, 13 जून और 16 जून को बीडीपीओ कार्यालय में आकर चेक करवाना होगा। ऐसा नहीं करने वालों उम्मीदवारों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने सभी कैंडिडेट्स को चुनावी खर्चा से संबंधित कुछ शर्तें हैं, उनकी जानकारी के लिए सभी कैंडिडेट्स की मीटिंग लाई थी। हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन ने म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए 16 लाख रुपए निर्धारित किया है और वार्ड कैंडिडेट के लिए 3.5 लाख रुपए निर्धारित किया है। सभी कैंडिडेट्स को आज हमने अवगत कराया कि उनको डे बाय डे खर्चा मेंटेन करना है। 10 जून, 13 जून और 16 जून को डेट रखा है म्यूनिसिपल काउंसिल के कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर एग्जामिनेशन के लिए, और हमने मीटिंग जो रखा है वो बीडीपी ऑफिस सोना में रखा है। पहले तो हम सबको अवेयर करना चाहिए कि ऐसा
अगर वो नहीं करते हैं, एक्सपेंडिचर एग्जामिनेशन नहीं करवाते हैं या सबमिट नहीं करते हैं, तो ये हरियाणा म्यूनिसिपल काउंसिल के एक्ट का वायलेशन है। उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन भी है, उसके लिए और दूसरे प्रावधान भी हैं। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर नगर निगम मुख्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दरअसल डबुआ कॉलोनी इलाके में पानी नहीं आ रहा है। निगम अधिकारियों से शिकायत के बावजूद समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यदि अधिकारी इस समस्या से निजात नहीं दिला पाते हैं तो बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होकर नगर निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे। जा चुका है। इस बारे में जितने जनप्रतिनिधि हैं ये सभी लोग उनके पास जा चुके हैं व्यक्तिगत तौर पर। इसकी सीएम विंडो के पास में ही वो देना, सीएम विंडो के ऊपर भी ये कंप्लेंट लगी हुई है इसकी। और इन गलियों में मौके पर एक्सचेंज साहब, एसडीओ साहब और जेई साहब जाकर के इंस्पेक्शन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर डबुआ कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर नगर निगम मुख्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कैथल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पुराना हॉस्पिटल में पीएमओ कार्यालय के बाहर एक दिन के लिए धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है। उनकी मुख्य मांगे 6ठे वेतन आयोग में संशोधन करना और 7वें वेतन आयोग को लागू करना है। सरकार ने, जैसे हमने पिछली बार भी 2016, 17, 18 में प्रदर्शन किए थे, सरकार ने हमारे 2018 में बाइलाज लागू किए थे। बाइलाज के बाद सरकार ने समय समय पर हमारे लिए घोषणाएं की, मगर वो घोषणाएं ठंडे बस्ते में डाल दी गई, जिसमें कोरोना के दौरान हमारे साथियों ने बहुत मजबूती से काम किया। खुद बीमार हो गए मगर लोगों को बीमारी से बचाने के लिए भरपूर कोशिश की। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम घोषणा की थी कि 5,000 रुपये पर कोविड योद्धा को दिए जाएंगे। आज तक वो हमारे किसी भी साथी के पास नहीं पहुंचे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस तरह से साथियों का हौसला टूटता है और कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हरियाणा के 2 अलग अलग जिलों में 2 युवकों के शव मिले हैं। फतेहाबाद के टाउन इलाके में एक कार में युवक का शव मिला। नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक फतेहाबाद के सीएमओ कार्यालय में बतौर क्लर्क नियुक्त था। वहीं पृथला में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर शव को प्लास्टिक के कट्टे में बंद कर खाली पड़े जंगल में फेंक दिया। मृतक पिछली 5 तारीख से घर से लापता था और इसकी रिपोर्ट भी बल्लभगढ़ के सिटी थाने में दर्ज है। एसीपी की माने तो मृतक की पहचान हो चुकी है और किसी रंजिश के तहत युवक की हत्या कर शव को फेंका गया है। सूचना मिली कि एक गाड़ी HR 22S 9399 रोड पे खड़ी है लजीज होटल से थोड़ा सा आगे, जिसमें कोई बंदा है। तो जो मौका पर हम पहुंचे तो उसको गाड़ी खुली थी, लॉक नहीं थी। जो खोल के देखा तो उसमें बंदा एक्सपायर हुआ था और उसके बारे में पता करने पर मालूम हुआ कि ये इसका नाम कर्ण सिहाग सनोक बलराज सिहाग अग्रवाल कॉलोनी का रहने वाला है, जो सिविल हॉस्पिटल में कलर की। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं यमुनानगर से। तो यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्साइज विभाग का रिश्वतखोर इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया है। 20,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया है। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम अब पूछताछ कर रही है। तो एक्साइज विभाग के ऑफिस से ही इसे गिरफ्तार किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक्साइज विभाग का रिश्वतखोर इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया है। 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया गया। आपको यह भी बता दें कि गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस अब इससे पूछताछ कर रही है। तो एक्साइज विभाग का रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको यह भी बता दें कि 20,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया है। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम अब
पूछताछ कर रही है। एक्साइज विभाग के ऑफिस में ही इसे गिरफ्तार किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक्साइज विभाग का रिश्वतखोर इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया है और 20,000 की रिश्वत लेते हुए इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।